नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज प्रतिदिन लेकर के आएंगे, उसके कुछ न कुछ सवाल लेकर के आएंगे। तो आज हम फिर जो है अगली कड़ी में लेकर आए हैं। अभी तक जैसा कि आप 25 क्वेश्चन का कर चुके हैं, अगला 25 क्वेश्चन का फिर से शुरुआत करते हैं। मतलब 25, और अभी जो है आपको ये डेली का डेली मिलता रहेगा दोस्तों, बस आप देखते जाइए। इसके जो है पीडीएफ भी आपको मिलेगा, लेकिन पीडीएफ जो है ऐसे हम अभी तक जो भी करंट हम देते थे आपको व्हाट्सएप पर भी हम उसका कॉपी देते थे, उसके साथ जो है अपने टेलीग्राम चैनल से भी सीधे देते थे। लेकिन इसकी पीडीएफ जो है आपको मात्र यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, वहाँ पर लिंक मिलेगा, वहाँ पर ही आपको डाउनलोड करना होगा। याद रखिए दोस्तों, इसकी जो है अच्छी खासी पेमेंट करनी पड़ती है पीडीएफ के लिए। इसके लिए हमने जो है पैसे पेड करके इसको लिया है और आपको हम फ्री में भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इस बात को समझिए कि हम अगर आपके भलाई के लिए, आपके अच्छे काम के लिए कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा हमारा सपोर्ट करना चाहिए। आप से बस इतना करना हमको कि आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, जिससे हमको भी एक प्रोत्साहन मिलता रहे, हमारा भी मन करे हाँ आपके लिए बनाएं, आगे काम करें। दोस्तों, तो आप जो है वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको डेली हम देंगे, याद रखिएगा, आपको हम जो 2021 और 2020 दोनों का विजन आईएएस का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज हम देंगे। उसकी जो है वीडियो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ उसका जो है हम सॉफ्ट कॉपी भी आपको देंगे। इसलिए आप मेहनत से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। सीसैट का भी क्लास शुरू करने के बारे में सोचे हैं, अभी प्लान नहीं बना है, लेकिन जल्दी ही हमारी टीम जो है प्लान बना करके आपके सामने रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। 25 क्वेश्चन हो गए थे, इसमें 26वां क्वेश्चन आज फिर देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा के विघटित होने पर निम्नलिखित में से कौन से विधेयक व्यक्तिगत नहीं होते हैं। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत नहीं होते हैं दिया गया है। ऐसा विधेयक जो विधान परिषद में लंबित है किंतु विधानसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया है। ऐसा विधेयक जो विधानसभा में लंबित है, चाहे वह मूल रूप से विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया हो या विधान परिषद द्वारा उसे प्रेषित किया गया हो। ऐसा विधेयक जिसे विधायिका द्वारा पारित किया गया हो है किंतु राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु लंबित है। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर बताइए। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3, जिसमें बोला व्यक्तिगत नहीं होगा। ऐसा विधेयक जो विधान परिषद में लंबित है किंतु विधानसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया, इसलिए विधानसभा द्वारा अगर पारित हो जाता, वहां पास हो जाता, तो वो व्यक्तिगत हो जाता, ये नहीं व्यक्तिगत होगा। तीसरा, ऐसा विधेयक जिसे राष्ट्रपति विधायिका द्वारा पारित किया गया किंतु राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति हेतु लंबित है, ये भी जो है व्यक्तिगत नहीं होते हैं। अगला सवाल 27वां देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से अशहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया है। छावनी बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, पोर्ट ट्रस्ट। जल्दी से दोस्तों इसका जवाब बताइए आप। चलिए दोस्तों, इसका जवाब है आंसर नंबर डी, केवल और केवल टाउन एरिया कमेटी। क्यों? जिसमें जैसा पता है छावनी बोर्ड ये जो है केंद्र सरकार के अधिनियम के द्वारा लागू की जाती है, और छावनी बोर्ड जो है यह सैन्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मतलब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और टाउन एरिया कमेटी यही एक ऐसा है टाउन एरिया जो राज्य सरकार के द्वारा के अधिनियम द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। जबकि पोर्ट ट्रस्ट ये भी जो है केंद्र सरकार के द्वारा लाई जाती है, केंद्र सरकार के अधिनियम के द्वारा बनाई जाती है, संसद के अधिनियम के द्वारा बनाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला सवाल बताइए।
सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया है? मूल कर्तव्य, राज्य के निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और 11वीं अनुसूची। बताइए किसमें कहा गया है? इसका आंसर है बी, मतलब कि राज्य के निर्देशक तत्व में ये बात कही गई है। राज्य के निर्देशक तत्व के जो है आर्टिकल 45 में इस बात का जिक्र किया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करेगा। यह किसमें कहा गया है? आर्टिकल 45 में कहा गया है। जबकि मूल कर्तव्य में अभिभावकों के लिए माता पिता के बारे में ये जिम्मेदारी दी गई है कि माता पिता का यह दायित्व होगा कि बच्चे के विकास के लिए बेहतर जो है इन्वायरमेंट, मतलब बेहतर वातावरण पैदा करें, उपस्थित करें, है ना, ये बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखते हैं 29वां। ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इनकी स्थापना संबंधित राज्य विधानसभाओं की विधियों से के माध्यम से की जाती है। इनके पीठासीन अधिकारी न्यायाधिकारी राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। ग्राम न्यायालय फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्तियों का उपयोग करते हैं। जल्दी से बताइए कौन सा इसका जवाब सही होगा? इसका जवाब है बी, केवल 2 और 3। इनके स्थापना संबंधित राज्य विधानसभाओं की विधियों के माध्यम से, ये गलत है। ग्राम न्यायालयों की स्थापना केंद्र सरकार मतलब संसद के अधिनियम द्वारा की गई है। ये 2008 में लाया गया था। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में ये लाया गया था, तो ये गलत है। इसके पीठासीन अधिकारी न्यायाधिकारी हाँ राज्य से उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये सही है। और इस न्यायालय को फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्तियों का उपयोग करते हैं, ये सही है। अगला दोस्तों है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि की सम्यक प्रक्रिया केवल कार्यपालिका की स्वेच्छाचारी कार्यवाही के विरुद्ध न्यायिक जांच का प्रावधान करती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधायिका और कार्यपालिका दोनों की स्वेच्छाचारी कार्यवाही के विरुद्ध न्यायिक जांच का प्रावधान करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है। इसमें बताइए कौन सा सही है दोस्तों? चलिए बताइए जल्दी से। इसका जवाब है केवल सी, मतलब कि केवल तीसरा ही सही है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख कहा गया। अनुच्छेद 21 में ये बात कही गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह बात अनुच्छेद 21 में सीधे सीधे की गई है, ठीक है। इसमें विधि की सम्यक प्रक्रिया केवल कार्यपालिका की स्वेच्छाचारी कार्यवाही के विरुद्ध न्यायिक जांच का प्रावधान करती है, यह गलत है। यह जो है विधि की सम्यक प्रक्रिया दोनों के विरुद्ध करती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधायिका और कार्यपालिका दोनों की, या इसमें जो गलत दिया है विधायिका और कार्यपालिका, ये गलत दे दिया है। इसमें क्या दिया है? इसमें न्यायपालिका है कि स्वेच्छाचारी कार्रवाई विरुद्ध न्यायिक जांच का प्रावधान करती है। सॉरी, ये जो है कार्यपालिका की बात नहीं है, यह न्यायपालिका विधायिका के स्वेच्छाचारी के विरुद्ध स्थापित करती है, इसलिए ये गलत है। अगर इसके बारे में आपको बताएं, ठीक
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समिति की स्थापना भारत सरकार नियम 1919 के प्रावधानों के तहत की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। इसको जल्दी से जल्दी आप बताइए दोस्तों, कौन सा सही नहीं है इसका जवाब। इसका जवाब होगा आंसर डी, केवल 2। याद रखिएगा दोस्तों, ये सही है कि समिति की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत 1921 में की गई थी। याद रखिएगा, इस प्रावधान इसके प्रावधान के तहत 1921 में की गई थी। इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते हैं, बल्कि सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। हाँ, ये बात सही है, कोई मंत्री जो है इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों के कारण मंत्री परिषद को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर, लोकसभा में सदन द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित न होने पर, लोकसभा में धन विधेयक के पारित न होने पर। चलिए आप जल्दी से इसका जवाब बताइए दोस्त। इसका जवाब है आंसर नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। लोग अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, सिंपल सी बात है कि मंत्री परिषद को अपना त्यागपत्र दे देना पड़ेगा। अगर लोकसभा में सदन द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति जो है जब सब सदन को संबोधित करता है प्रतिवर्ष पहली बैठक को या अथवा आम चुनाव होने के बाद जो पहली बैठक होती है उसको संबोधित करता है। उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। अगर वो पारित नहीं होता है तो भी क्या होता है, त्याग मंत्री परिषद त्याग पत्र देना होता है। लोकसभा में धन विधेयक भी अगर पारित नहीं हो पाता है तो भी त्याग पत्र देना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों और कर्तव्यों का स्रोत है। भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, संसदीय परंपराएं। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा सवाल इसका ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 3। हाँ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 में जो है लोकसभा, सॉरी लो 105 में नहीं, 105 में तो विशेषाधिकार की बात कही गई है। उसमें 78 83, हाँ, इसमें 83 भारत के संविधान के अनुच्छेद 83 में ये बात कहा गया है, शक्तियों और कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम में भी ये बात है और संसदीय परंपराएं, तीनों के माध्यम से ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सही बात। लोकसभा अदालत का अधिनिर्णय आबद्ध कर नहीं होता है तथा यह अपील करने योग्य होता है। लोकसभा अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान लेते समय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसी पद्धति मूलक विधियों का सख्त अनुप्रयोग नहीं किया जाता है। जल्दी से बताइए इसका कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर ये सही है, 1 और 3। इसे विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत जो है स्थापित किया गया था या वैधानिक दर्जा दिया गया था, ये सही है। याद कि इसमें ये गलत है। इस लोक अदालत का जो निर्णय है वह आबद्ध कर होता है। आबद्ध का मतलब कि वह बाध्य होता है और उसको जो है किसी अन्य अदालत में अपील नहीं की जा सकती है उस निर्णय के खिलाफ। तीसरा ये सही है, लोक अदालत जो मामलों का संज्ञान होता है उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के पद्धतियों को लागू करे। वह जो है सामान्य सिद्धांत पर भी जो है निर्णय सुना सकता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना अत्यंत कठिन है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना दोस्तों। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। अभी तक उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया है। बताइए दोस्त, कौन सा इसका जवाब सही है? इसका जवाब सी सही है। केवल 1, 2 और 3 मतलब तीनों के तीनों सही हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, ये सही है। दूसरा, इसके खिलाफ न्यायाधीश के विरुद्ध जो आरोपों का प्रस्ताव होते हैं वह संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से ही पारित होने चाहिए, ये भी सही है। तीसरा है, अभी तक किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को अभी तक पद से नहीं हटाया गया है। इसमें न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों का प्रस्ताव सदन में लाने के लिए अगर लोकसभा में किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में अगर लाया जाएगा तो 100 सदस्यों का जो है प्रस्ताव होगा, 100 सदस्यों की सहमति होगी उस पर, और राज्यसभा में अगर लाया जाता है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी ये लाया जा सकता है इस तरह का प्रस्ताव। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड पीपल रिपोर्ट्स द्वारा किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसको दोस्तों आप बताइए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा FAO खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन मतलब यूनेस्को के द्वारा। प्रकृति विश्वव्यापी निधि मतलब WWF द्वारा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP तथा खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा। बताइए किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड पीपल रिपोर्ट UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और FAO मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी की जाती है। अगला सवाल है दोस्तों, देखते हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें हैं, हालांकि इसमें केवल 545 सदस्य हैं। यदि मतदान के समय केवल 300 सदस्य उपस्थित हैं तो अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? चलिए दोस्त, 273 सदस्य द्वारा, 200 सदस्य द्वारा, 276 सदस्य द्वारा और 268 सदस्य के द्वारा। चलिए दोस्तों, जल्दी जवाब बताइए। इसका सही जवाब है ये 273 सदस्यों द्वारा। कितने? 273 सदस्यों द्वारा। क्यों इस आधार पे होता है दोस्तों? इसलिए कि अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी संशोधन को लागू करने के लिए कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। तो कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य मतलब कुल सदस्यों का, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी है उसका अधिकतम मतलब कि संविधान में कुल कितने हैं 545 अगर सदस्य हैं तो इसका मतलब उसका आधा हो गया 273 मतलब कि जितने सदस्य हैं 545 उन सदस्यों का बहुमत मतलब कि 273 मतलब और उसके बाद जितना उपस्थित हैं उसका 2/3 तो 300 का भी 2/3 200 होता है।
है ना। तो 200 और इस दूसरी केस भी पूरी हो जा रही है। 273 जितने सदस्य सदन में सदस्य हैं उसका जो है उसका बहुमत, तो 273 बहुमत और 273 बहुमत इसमें उपस्थित सदस्यों का 2/3 भी हो जा रहा है, इसलिए 273 सही होगा। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। केंद्रीय सूचना आयोग CIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CIC को पहले एक कार्यकारी निकाय के रूप में गठित किया गया और तत्पश्चात इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। यह दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। चलिए दोस्त, इसका सही जवाब बताइए कौन सा होगा। इसका सही जवाब है दोस्तों केवल 2, मतलब ऑप्शन ए। केंद्रीय सूचना आयोग जो है यह कार्यकारी ऐसा नहीं है, ये 2005 में जो है सीधे जो है ये कानून के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ही गठन किया गया था, इसलिए ये सही नहीं है। दूसरा जो है, जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती, ये बात सही है। जांच करते वक्त सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती, यह किसी भी साक्ष्य को मांग सकता है, स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। यह दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता, ये गलत है। यह सिर्फ जो प्रावधान है जो इस अधिनियम में बात कही उसी के अनुसार जो है इसको जो है दंड या इस तरह के आदेश दे सकता है। और यह जो है सिर्फ अनुशंसा कर सकता है, याद रखिएगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता, शासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा कर सकता है। अगला सवाल देखते हैं, क्या है 39 नंबर। ये महाराष्ट्र या गुजरात के कुछ भागों में पाए जाने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से एक हैं। इन्हें खैर की लकड़ी से कत्था कैट टिश्यू का गाढ़ा अर्क बनाने के अपने प्राचीन व्यवसाय के लिए जाना जाता है। हाल ही में इस जनजाति के लोग औषधि कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली गौड़ वन उपज की लोई के विपणन में एक सफल उद्यम की स्थापना से संबद्ध होने के कारण चर्चा में रहे। उपर्युक्त गद्यांश द्वारा निम्नलिखित में से किस जनजाति का वर्णन किया गया है। मारिया गौड़, चेचू, कोलम, कातकारी। इसका जवाब बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब है अकातकारी, ऑप्शन डी। यह क्या है, इसके जैसा कि आप पता ही होगा, यह एक PVTG समूह है, मतलब कि PVTG कमजोर विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है जो महाराष्ट्र तथा गुजरात के क्षेत्रों में रहती है और कत्थे का काम करती, कत्था बनाती है। और डिस्क्रिप्शन से आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित जुग्मों पर विचार कीजिए। ठीक, तो वाद और निर्णय। शंकरी प्रसाद वाद, यह क्या है, संसद किसी भी मूल अधिकार को न्यून कर सकती है। केशवानंद भारती वाद, मूल ढांचे के सिद्धांत की उत्पत्ति। मिनर्वा मिल्स वाद, मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन। इसमें बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसमें दोस्तों 1, 2, 3 मतलब डी ऑप्शन सही है, तीनों के तीनों सही हैं। शंकरी प्रसाद वाद ये 1951 में हुआ था। इसके तहत संसद किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकती है, इस बात का पहली बार जिक्र किया गया था। संविधान ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का निर्णय दिया था, लेकिन गोलकनाथ मामले में इसमें जो है उल्टा निर्णय दे दिया। गोलकनाथ मामला कब हुआ था, 1967 में हुआ था, लेकिन फिर जो है केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि संसद जो है मूल अधिकार में न्यून कर सकती है। अगला है केशवानंद भारती, 1973 का ये मामला है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे
मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का निर्णय लिया था, सिद्धांत की उत्पत्ति हुई थी, दिया था। मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के मत संतुलन की बात कही थी। यह 1980 में आया था यह निर्णय। अगला क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त किसी राजनीतिक दल द्वारा निम्नलिखित में से किन लाभों का उपयोग किया जाता है? उसे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली निःशुल्क प्रदान की जाती है। उस दल के चुनाव चिन्ह का संपूर्ण भारत में किसी अन्य राजनीतिक दल द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। उसे अपने दल के कार्यालय की स्थापना हेतु सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होते हैं। चलिए इसका सही जवाब बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। हाँ, ये सही है कि अगर कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दल है या राष्ट्रीय राजनीतिक दल है तो उसे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली फ्री में दी जाती है, निःशुल्क दी जाती है। दूसरा, उसके चिन्ह संपूर्ण भारत में लागू होते हैं। दूसरा, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक दल उसके चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकता, ये भी सही है। उसे अपने कार्यालय खोलने के लिए सरकारें जो है भूमि या भवन देती हैं, ये भी सही है। अगला देखते हैं दोस्तों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित में से किस से संबंधित प्रावधान नहीं किया गया? ध्यान रखिएगा, नहीं। आप जो इसमें कोई भी सवाल आए जिसमें नहीं बात हो तो उसको आप सबसे पहले मार्क कर लिया करिएगा। और आज अभी तो हम सिंपल आपको पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आपको एलिमिनेशन मेथड, चेकिंग मेथड, वर्तमान और मतलब को रिलेटिव मेथड सब बताएंगे कि आपको कैसे सही आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये अभी देखते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित में से किस से संबंधित प्रावधान नहीं है? संसद सदस्यों की योग्यता, ठीक, मतदाताओं की योग्यता, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, निर्वाचक अपराध संबंधी अपराध। सही जल्दी जवाब बताइए इसका। इसका जवाब दोस्तों आप इस तरह से ढूंढ सकते हैं, इस तरह से इसका जवाब आप दे सकते हैं दोस्त कि देखिए पहले में क्या दिया, संसद सदस्यों की योग्यता, फिर दूसरे मतदाताओं की योग्यता, फिर राजनीतिक दलों का पंजीकरण, निर्वाचन संबंधी अपराध। आप देखिए कि इसमें 3 एक तरह के मिलेंगे। यहाँ सदस्य की योग्यता, यहाँ राजनीतिक दल ई है, फिर यहाँ निर्वाचक संबंधी अपराध। निर्वाचन मतलब ये भी अपराध कौन कहते हैं, पार्टी या राजनीतिक दल ही कहते हैं, है ना। और यहाँ पर भी राजनीतिक दल या सदस्य कहते हैं। लेकिन यहाँ मतदाताओं की बात कहिए, इसका मतलब यही एक अलग लग रहा, तो इसी को आप बाहर कर दीजिए ना। तो ये होता है कि आप कोरिलेट करके कैसे सही जवाब देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाल सकती है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बताइए इसका कौन सा जवाब सही है दोस्तों। इसका सही जवाब है सी। इसको आप कैसे करते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल। अगर मान लीजिए आपको ये विधि पता ही न हो बिल ये क्या है, तो एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होगा, है ना, अप्रूवल करना। एक तरह का एप्रोप्रिएशन मतलब होता है अप्रूवल करना, मतलब कि उस चीज़ को सिद्ध करना कि हाँ भाई अब फाइनल है ना। एप्रोप्रिएशन मतलब अप्रूव कर देना, सिद्ध कर देना उस चीज़ को। इसमें क्या, सरकार विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक भारत की संचित निधि से कोई धन निकाल नहीं सकती। इस तरह अगर मान लिया आपको कुछ नहीं आता तो आप खुद सोचिए, अगर अप्रूवल बिल है तो अगर वो पास ही नहीं हुआ तो फिर अप्रूवल नहीं हुआ तो फिर धन कैसे निकाल सकती है। बिल्कुल सही बात है, नहीं निकाल सकती है ना। इसका मतलब ये हुआ यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये बात थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ ये केवल लोकसभा में ही पारित की जाती है, इसलिए ये सवाल सही। इसका जवाब है 1 और 2 दोनों सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। उनके द्वारा लिए गए निर्णय मंत्रिमंडल पर बाध्यकारी होते हैं। उनके सदस्यों को कैबिनेट
केवल कैबिनेट मंत्रियों में से नियुक्त किया जाता है। बताइए इसका सही जवाब कौन सा है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोई भी सही नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति, इसमें कहा गया है यह इसके निर्णय मंत्रिमंडल पर बाध्यकारी होते नहीं। जो मंत्रिमंडल की समितियां होती हैं, याद रखिएगा कोई भी समिति, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसी समिति नहीं है कि जिस समिति का निर्णय बाध्यकारी होता हो। अगर सामान्यतः लगभग सारी समितियों का निर्णय क्या होते हैं, सिर्फ सुझावकारी होते हैं, सिर्फ सलाहकारी होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते हैं। इसलिए अगर बाध्यकारी है तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरी बात, इसके जो है सदस्य केवल कैबिनेट मंत्रियों से नियुक्त, ऐसा नहीं है, गलत है। इसके सदस्य जो है कैबिनेट के साथ साथ अगर राज्य स्वतंत्र मंत्री हैं उनसे भी नियुक्त किया जा सकता है। बस सामान्यतः कैबिनेट मंत्रियों को ही नियुक्त किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं है कि खाली उन्हीं को नियुक्त किया जा सकता है, ये भी गलत है। वैसे भी आप यूपीएससी के संदर्भ में जहाँ पर केवल शब्द आ जाए उसको तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए। केवल का कोई चीज़ नहीं होती है, हर एक चीज़ क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है, संशोधन। इतने बड़ा देश है, देश को चलाने के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना बनाया जा सकता। कुछ तो थोड़ा सा उसमें वो करना पड़ेगा ना, कि इन कोई अलग अलग बहुलता है, विविधता है। इस तरह आप कैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल हाँ ऐसे ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए आप जो है जहाँ पर संयुक्त शब्द आ जाए, जैसे केवल आ जाए, ओनली आ जाए, ओनली मतलब आ जाए, है ना, और भी ऐसे संयुक्त वाले शब्द आ जाए, उसको आप जो है पहले ही बाहर कर दिया करिएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन हेतु परिसीमन आयोग की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है भारत निर्वाचन आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को, राष्ट्रपति को, संसद को। इसका सही जवाब दोस्तों बताइए। इसका सही जवाब है सी, राष्ट्रपति को। याद रखिएगा कोई भी सामान्यतः अधिकतम जो है नियुक्तियां जो होती हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा हो जाती हैं। याद रखिएगा अधिकतम मैं बोल रहा हूँ, कुल नहीं। अब सामान्यतः अगर कोई आयोग है तो आयोग के अध्यक्ष, आयोग या ऐसी संस्था जो संवैधानिक रूप से दी गई है, उसके अधिकांश लोगों की जो नियुक्त होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसलिए आप सामान्यतः ऐसा बना सकते हैं कि हाँ ठीक इनके द्वारा, है ना। इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल देखते हैं, जब सदन का निर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण नहीं करता है तो क्या होता है? वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। वह संसदीय विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के लिए पात्र होता है। इसका सही जवाब बताइए दोस्तों जल्दी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोई भी सही नहीं है। याद रखिएगा सदन का निर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण जब तक नहीं करता है तब तक वह सदन का सदस्य ही नहीं माना जाता है। वह कार्यवाही में भाग ही नहीं ले सकता, तो मतदान कहाँ से करेगा? अगर वह भाग लेता भी है और इस बात की जानकारी नहीं देता है तो उसको प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। अब वह जब वो सदस्य ही नहीं है तो वह संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्ति के लिए कहाँ से पात्र होगा? ये भी गलत है ना दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मूल कर्तव्यों में वर्णित किए गए हैं? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों की सुरक्षा करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को छोड़े रखना तथा उनकी रक्षा करना, समरसता और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब आप बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सारे सही हैं। हाँ, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा उसका संवर्धन करना ये बात कही गई है। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन डी नहीं सही है। इसका ऑप्शन दोस्तों सही है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 3 और 4 सही है दोस्तों। 2 वाला ऑप्शन नहीं सही है। यह 2 वाला ऑप्शन जो है यह डीपीएसपी मतलब कि निर्देशक सिद्धांत तत्व में ये बात कही गई है, राष्ट्र स्मारकों की सुरक्षा करना, जबकि यह जो है स्मारकों की सुरक्षा नहीं, स्मारकों को जो है जो स्मारक की बात नहीं कही गई है, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि के
प्रत्येक संस्मरणीय स्थल का वास्तु संरक्षण करना, ये अनुच्छेद 49 में कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ, ये इसमें कहा गया है, इसमें जो है इस बात के लिए कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व को घोषित संस्मरण नहीं, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करने की बात इसमें की गई है, इसलिए ये गलत है। ये भी सही है, संप्रभुता, एकता, अखंडता, छोड़ी बनाए रखना, समरसता को बढ़ावा देना, ये सही है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारत मार्केट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समस्त खुदरा व्यापारियों हेतु एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स बाजार है। यह लॉजिस्टिक्स एवं विनिर्माताओं से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक आपूर्ति श्रृंखला में आद्योपान एंड टू एंड सेवा प्रदान करता है, जिसमें घरेलू डिलीवरी भी शामिल है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। इसका सही जवाब दोस्तों बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, 1 और 2 सही है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की पहल नहीं है, ये गलत है। यह जो है, यह कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स मतलब CAIT द्वारा यह किया गया, अखिल भारतीय व्यापारी संघ की एक घोषणा की है, इसलिए यह अखिल भारतीय व्यापारी संघ द्वारा शुरू की गई एक पहल है, और ये दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, 49। राज्यसभा के सभापति के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्यसभा के से संबंधित सभी मामलों के लिए संविधान और प्रक्रिया के नियमों के निर्वाचन हेतु अंतिम प्राधिकारी है। उनके भी निर्णय पूर्व उदाहरण बन जाते हैं जो बाध्यकारी प्रकृति के नहीं होते हैं, बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। वह दल बदल के आधार पर राज्यसभा के किसी सदस्य के बारे में निर्णय करता है कि वह निर्भर है या नहीं। चलिए इसका सही जवाब बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। हाँ, उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा संबंधित सभी मामलों का निर्णय लेता है ना। अब वह जो है उसके जो भी निर्णय लेता है वह पूर्व उदाहरण बन जाते हैं और ये बाध्यकारी प्रकृति का होता है। वह दल बदल के आधार पर सदस्यों का जो है निर्णय का ये ठहराता है ये निर्णय सही या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं दोस्तों, 50 नंबर का क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि से उत्पन्न किसी भी विवाद पर उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति यदि व्यापक महत्व की विधि या तथ्य से संबंधित प्रश्न न्यायालय को संदर्भित करता है तो न्यायालय को अपनी राय देना अनिवार्य होता है। चलिए इसका सही जवाब बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। केवल एक सही है। हाँ, अगर कोई भी संवैधानिक पूर्व संवैधानिक मतलब 1959 संवैधानिक मतलब जब संविधान लागू किया गया 1950 से पहले का अगर कोई भी मामला विवाद है तो उस पर अगर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय सलाह मांगता है तो वह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। जबकि ये गलत है कि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को किसी भी राय को देने के लिए बाध्य नहीं है, अनिवार्य नहीं कि वो देगा ही देगा। ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर का ये 25 क्वेश्चन तक ही करते हैं। अगला लेक्चर 25 क्वेश्चन का फिर हम करेंगे जो 51 से 50 तक होगा। इसकी PDF आप जो है YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जा करके आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, इसको भी देखिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों इसका।